हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर आपका 46 है। 45 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग लेटेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम डेट है वो जो है कि 12 जून है और बहुत कम टाइम रह गया है। तो आप लोग जो है कि टेस्ट को देखा कीजिए और शेयर भी किया कीजिए कि और लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। और जिन लोगों का जो यूके पीसीएस का पेपर था, ठीक है, उन लोगों का पेपर कैसा हुआ, अगर किसी ने दिया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? गढ़वाल तथा कुमायूं, मसूरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। देखिए, अंग्रेज़ों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद जो है कि किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ, तो देखिए उनका हुआ गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र पे। उसके बाद से जो है कि ये मसूरी और सिक्किम, इन क्षेत्रों पे जो है कि अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। देखिए, बात की जा रही है गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। वो भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात की जा रही है कि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे जिन्होंने भाग लिया था। तो एकमात्र प्रतिनिधि वो थे महात्मा गांधी जी। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। पहला कब हुआ था, तो ये जो है कि आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था, ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा हुआ था आपका सितंबर-दिसंबर 1931 में और तीसरा हुआ था आपका कब, 1932 में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा जो है कि 1932। देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी थे। एक क्वेश्चन और आता है कि वह कौन व्यक्ति था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था? मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, जो सुविख्यात झंडा गीत है हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं कि श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, झंडा गीत ये आपका 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? स्त्री मजदूर से, बाल मजदूर से, वयस्क पुरुष मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति से। देखिए, 1881 का जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था उसमें मुख्यतः किससे वो संबंधित था, ये बताना है। देखिए, ये जो है कि आपका 1881 का जो कारखाना अधिनियम था ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो कम उम्र के बच्चों हैं, ठीक है, कम उम्र के श्रमिक हैं, उनको संरक्षण करना और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। देखिए, इसमें ये भी चीज़ें थी कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों थे उनको काम करना निषेध था और जो 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनको जो है कि टोटल जो है कि 9 घंटे ही काम करना था और उसी काम के दौरान 1 घंटा का क्या था, उनका रेस्ट भी था, ठीक है। और इनको जो कि महीने में कितने दिन की छुट्टी थी, तो 4 दिन की छुट्टी थी, जो 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था। और ये जो है कि मैं बताया आपको कि इसमें जो है कि जो कम उम्र के श्रमिक थे उनको संरक्षण करना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की व्यवस्था करना इससे संबंधित था। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये किससे संबंधित है, तो ये बाल मजदूर से, ठीक है, क्योंकि कम उम्र के बच्चों को जो है कि क्या था कि उनको संरक्षण देना था और स्वास्थ्य की सुरक्षा भी देना था और 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनको काम पे नहीं रखना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाल मजदूर से। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? लॉर्ड कर्जन,
अर्ल ऑफ मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए पूछा जा रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ। तो देखिए श्वेत विद्रोह क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए श्वेत विद्रोह ये जो है कि आपका रॉबर्ट क्लाइव इसके कार्यकाल में हुआ था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गोरे लोग थे, गोरे सैनिक थे, श्वेत सैनिक थे, उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इसलिए कि मतलब गोरे लोगों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, इस वजह से इसका नाम क्या था, श्वेत विद्रोह था। ठीक है, देखिए इसमें क्या था ना कि दोहरा भत्ता था। दोहरा भत्ता मतलब युद्ध के टाइम पे उनको दोहरा भत्ता मिलता था। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि शांति के टाइम, शांति काल में भी उनको दोहरा भत्ता मिलने लगा। ठीक है, तो ये जो है कि सैनिकों का जो दोहरा भत्ता था ये बंद करने के लिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलपक्कम में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। दूसरा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कलपक्कम में, ये बता रहा है कि कलपक्कम में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, ये एक जो है कि क्या है, ये पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, मतलब गलत है, पहला गलत है। देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो तारापुर है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये क्या है आपका गलत है, सही नहीं पूछा जा रहा है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। बिल्कुल सही है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये आपका सही है, ये गलत है। और पूछा क्या जा रहा है, गलत ही पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पहला, तो केवल एक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा कि गलत है, सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग और उसके विस्तार का गलत युग्म बताइए। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कोट्टापुरम से कोल्लम, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम केरल, एंड राष्ट्रीय जल मार्ग 4 आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी। देखिए जो जल मार्ग दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है वो बताना है आपको। इसमें से गलत युग्म, तो देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है इलाहाबाद, यूपी से हल्दिया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए इसकी टोटल लंबाई जो है कि 1620 किलोमीटर ये लंबा जल मार्ग है और ये देश का सबसे लंबा जल मार्ग है। तो क्वेश्चन आता है कि देश का सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है, तो इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग 1 है। ठीक है, कितना किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। देखिए इसमें पूछा जा रहा था गलत, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की अगर हम बात करें तो ये कोट्टापुरम से कोल्लम नहीं है, ये सदिया से धुबरी है। ठीक है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है कि सदिया से धुबरी है, तो ये आपका गलत है। बाकी राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम केरल और राष्ट्रीय जल मार्ग 4 आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी। तो इसमें से गलत पूछा जा रहा है, तो गलत कौन सा है, तो ये बी ऑप्शन आपका गलत है। देश के प्रमुख पाइपलाइन हैं उनकी लंबाई का गलत युग्म बताइए। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर, सलाया मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर, मुंद्रा पानीपत 943 किलोमीटर और बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। देखिए कुछ पाइपलाइन का वो दिया गया और उसकी लंबाई दी गई है कि उसकी लंबाई कितनी है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन 1750 किलोमीटर है। सलाया मथुरा पानीपत इसकी लंबाई जो है कि 1870 है इस पाइपलाइन की। मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन की लंबाई जो है कि कितनी है, तो ये है आपका 1174 किलोमीटर है, 943 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर है। तो पूछा जा रहा है गलत युग्म, गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मुंद्रा पानीपत की कितनी है, 1174 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी देशों में निम्नलिखित में से सबसे छोटा देश कौन सा है। भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनमें से सबसे छोटा पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा देश कौन सा है जो इसमें दिया गया है। तो इसमें है आपका सबसे छोटा देश भूटान। देखिए अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश की, तो देखिए भारत के उत्तर में कौन है, नेपाल है, भूटान है और चीन है। दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है और मालदीव है।
पूर्व में क्या है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, और पश्चिम उत्तर की साइड देखा जाए तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये सब सारे हैं। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा देश जो है कि आपका कौन सा है, तो भूटान है। गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोंकण तट, उत्कल तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। देखिए पूछा जा रहा है कि गोवा से कर्नाटक में मंगलोर है, इतने तक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो इस तटीय मैदान को कन्नड़ तट कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? गोवा से लेकर के और कर्नाटक में मंगलोर है, वहाँ तक का क्या बोलते हैं, जो मैदान है उसको कन्नड़ तट बोलते हैं। अगर हम बात करें कोंकण तट की, कोंकण तट जो कि गुजरात से गोवा तक को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गोवा हो गया। अगर हम बात करें उत्कल तट की, तो उत्कल तट ये उड़ीसा का तटीय क्षेत्र का भाग है, उत्कल तट। और मालाबार तट जो है कि ये आपका केरल का तट है, जिसको केरल तट को ही हम मालाबार तट कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक के तटीय मैदान को कहते हैं हम क्या? कन्नड़ तट कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सी डिग्री चैनल स्थित है? 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। पूछा जा रहा है कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो है कि कौन सा डिग्री चैनल है? तो वो है आपका 8 डिग्री चैनल। बी ऑप्शन आपका सही है। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो 9 डिग्री चैनल जो है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो है कि 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल ये जो है कि आपका लघु अंडमान से कार निकोबार के बीच जो है कि चैनल है, कितना? 10 डिग्री चैनल। छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ किस प्रतिरूप के उदाहरण हैं? अभिकेंद्री प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप। देखिए छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर जो नदियाँ बह रही हैं वो किस प्रतिरूप के उदाहरण हैं? तो वो उदाहरण है आपके जालीनुमा के, जालीनुमा प्रतिरूप के उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सोन। देखिए कौन सी नदी जो है कि पूछा जा रहा है कि भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है, तो कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है आपका नर्मदा नदी। ये जो है कि भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। देखिए अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है क्या उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक है, वहाँ से जो है ये इसका उद्गम स्थान है। देखिए नर्मदा नदी जो है कि अपने मुहाने पे क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है कि एस्चुअरी बनाती है? तो ये नर्मदा नदी बनाती है एस्चुअरी। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। और नर्मदा नदी पर ही जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात सिचुएटेड है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश में है। किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन, आर.सी. मजूमदार, अगस्त कामटे। देखिए पूछा जा रहा है कि किसने जो है कि बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को जो है कि आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू जी। ए ऑप्शन आपका सही है। नोवा मुड्डी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। नोवा मुड्डी ये लौह अयस्क जो है कि किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये जो है कि आपका है झारखंड में। झारखंड की ये जो झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले में ये पड़ता है। और ये जो कि विश्व स्तर पे हेमेटाइट लौह अयस्क का निर्यात के लिए ये प्रसिद्ध है, नोवा मुड्डी। ठीक है, देखिए नोवा मुड्डी ये क्षेत्र जो है ना, ये टाटा लौह और इस्पात उद्योग के स्वामित्व में आता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सेंटिनली व सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों में, राजस्थान में। ये सेंटिनली व सोमपेन ये जनजातियों के बारे में बात की जा रही है। ये कहाँ पे पाई जाती है? देखिए अगर हम बात करें सेंटिनली जनजाति, ये काफ़ी न्यूज़ में कब थी? 2018 में थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा हुआ कि ये जो है कि अमेरिकी व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था
और उसी क्षेत्र में जहाँ पे ये सेंटिनली जनजाति निवास करती है। ठीक है, 2018 में, तब ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो ये जो है कि कहाँ पे पाई जाती है, तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, सेंटिनली व शोम्पेन जनजाति। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अंडमान निकोबार में सेंटिनली और शोम्पेन के अलावा जो है कि ग्रेट अंडमानीज, ओज और जारवा जनजाति भी पाई जाती हैं। ये भी जनजातियाँ निवास करती है, तो ये भी याद रखिएगा। सेंटिनली, शोम्पेन, इसके अलावा जो है कि ओंज, ग्रेट अंडमानीज और जारवा जनजाति ये भी निवास करती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तारों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तारे बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। तारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। तारों का अपना प्रकाश नहीं होता। किसी तारा समूह में तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। देखिए, इसमें क्या असत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, तारे बहुत दूर होने के कारण हमें क्या छोटे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। तारे जो है कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, ये भी सही है। तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है, देखिए गलत है। देखिए, तारों का खुद का प्रकाश होता है और ये जो है कि चमकते भी हैं। ठीक है, इनमें जो है कि ऊष्मा भी होती है। तो ये गलत है आपका कि तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो तारों का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। किसी तारा समूह में तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है, बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है, तो तारे का अपना प्रकाश नहीं होता है, हालांकि तारे का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1919 में, 1951 में, 1958 में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसकी स्थापना जो है कि किस वर्ष हुई थी ये बताना है आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, 28 जुलाई 1919 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। ठीक है, देखिए इसका जो है कि केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे है, तो फ्रांस, पेरिस में है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जब भी कोई ब्रह्मांड में नई वस्तु पाई जाती है ना, तो खगोलीय संघ के द्वारा ही जो नाम दिए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी को माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चतुर्थ महाकल्प में प्लीस्टोसीन काल के अंत से आज पर्यंत लगभग 10,000 वर्षों की अवधि वाला नवीनतम भूवैज्ञानिक काल कहलाता है। होलोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन। चतुर्थ महाकल्प में प्लीस्टोसीन काल के अंत में से आज पर्यंत लगभग 10,000 वर्षों की अवधि वाला नवीनतम भूवैज्ञानिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है आपका होलोसीन। ए ऑप्शन आपका सही है। क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं घटित होती है क्योंकि इसमें विद्युतीय आवेश कण होते हैं। इसमें तापमान सदैव स्थिर रहता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण एवं अधिकतर धूलकण होते हैं। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल में अधिकतर जो मौसमी घटनाएं होती है वो क्यों होती है, तो वो होती है इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण एवं अधिकतर धूलकण होते हैं, इसके कारण होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, ठीक है, तो क्षोभ मंडल ये जो है कि आपका वायुमंडल की जो परतें होती हैं 5 में, तो ये पहला परत है। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। तो जो ये क्षोभ मंडल होता है इसमें जो है कि ये जो है कि क्या है कि सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचला परत है वायुमंडल का, सबसे निचला परत है, उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। और मौसमी संबंधी सारी घटनाएं इसी परत में घटित होती है, जैसे कि वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछा जा रहा है कि ये कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 1 जनवरी
1923 को जो है कि इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। देखिए जो चित्तरंजन दास थे ये जो है कि इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है कि इसके सचिव बनाए गए थे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समुद्री तल से अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है? निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान एवं निम्न वर्षा। उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा। उच्च वाष्पीकरण, निम्न तापमान एवं निम्न वर्षा। निम्न वाष्पीकरण, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा। देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कि समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है हिस्ट्री विद श्री 25। फेसबुक एक मेरा पेज है हिस्ट्री विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।